इसका शॉर्ट क्या बोले थे कमेटी का? कमेटी का शॉर्ट कहाँ कुछ बोला था? बोले नहीं थे कि शॉर्ट सेंटेंस देंगे, ये पूछा है कमेटी इंक्वायर्ड द केस। इंक्वायर्ड द केसेस। छोटा सेंटेंस जैसे अगर दो लिखा है ना, वैसे छोटा सेंटेंस हो गया, मिटा दो। वो एसडीओ का अंडरस्टैंडिंग देखो यहीं से ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो और जिसको स्ट्रक्चर याद नहीं है, लाइक मोहित, तो जब पढ़ा रहे होते तो लिखना तो होता नहीं है, तो कॉपी जहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना उसको पलट लो। जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तो आँख के सामने में रखो। देखो जिस जिस को याद नहीं है कॉपी आगे रख लो पलटा के, दिक्कत नहीं है। नहीं तो तुम्हें याद है महान। चलो देखो ये चीज़ हो गई। कुछ इसके बनाने का ना शॉर्टकट तरीका होता है, ठीक है। तो एक दो बारी पहले थोड़ा शॉर्टकट भी देख लो, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा। और कंसेप्ट कुल मिला के ठीक ठाक इतना ही होता है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन के साथ साथ तुम लोग को बताएंगे। और कुछ शॉर्टकट इसके बनाने का तरीका है, देखो क्या क्या। सबसे पहले तो एक बात अभी बताया था कि वर्ब का ना दो फॉर्मेट होता है, या इसी तरीके से इसके कह सकते हो कि तुम जो अच्छा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। और वर्ब के साथ साथ जैसे कि जिसको ऑब्जेक्ट होता है उसी के साथ साथ इसका कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ठीक है। अब जैसे देखो मान लो कि सब्जेक्ट पहचानने का क्या तरीका है कि तुम किसका रिप्लाई लेते हो, या तो कौन का या नहीं तो किसने का। अंग्रेजी में बोलोगे तो हु का, यही ना। ऑब्जेक्ट पहचानने का क्या तरीका है, या तो व्हाट का या नहीं तो हुम का। हिंदी में बोलोगे तो या तो क्या का या नहीं तो किसको। अच्छा एक सेंटेंस का बेसिक फॉर्मेट तो यही है कि मान लो ये सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है किसका, क्योंकि तुम लोग तो दो तीन चीज़ पढ़े हुए हो। दो तीन चीज़ क्या पढ़े हुए हो कि अगर वर्ब के बाद क्या क्या आता है, प्रोनाउन। वर्ब का चौथा फॉर्म ये अपने आप में क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन, प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म, ये भी अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और एक कंसर्न और बताया था कि नॉन वर्ब के बाद भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, ठीक है। और ये भी क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ठीक से देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये ऑब्जेक्ट किसका है, इस नॉन वर्ब का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो जो भी ऑब्जेक्ट आया हुआ है उसके बगल में ये फाड़ दिया गया। उसी तरीके से जो तुम्हारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट। और ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो जनरली देखा जाता है कि ये तुम्हें प्रीपोजिशन के साथ आता है। ये जो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट है ये जनरली किसके साथ आता है, प्रीपोजिशन के साथ आता है। जैसे मैंने तुम लोग से कई बार क्वेश्चन भी पूछा है कि मान लो कि अगर एक सेंटेंस लिखते हैं, राम इट्स अ मैंगो, लिखा हुआ, सब्जेक्ट बताओ, वर्ब बताओ, ऑब्जेक्ट बताओ, मैंगो है। अब इसी जगह पे अगर मैंने सेंटेंस लिखा आई गो टू स्कूल, अब बताओ आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गो क्या हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट बताओ। अब ये स्कूल ऑब्जेक्ट है, ये तुम लोग को पता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है किसका, इस प्रीपोजिशन का। ये ऑब्जेक्ट किसका है, इट्स का। तो फिर यहाँ पे क्या दिक्कत, किस बात की दिक्कत आई कि तुम्हें यहाँ पे टू लगाने की जरूरत पड़ी। क्योंकि सर यहाँ पे प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट या यदि नहीं भी रहेगा तो भी सेंटेंस ठीक है वो।
को तो रामिट्स भी सही है, राम खाता है। अब क्या खाता, कब खाता, कहाँ खाता, छोड़ दो, तब तो रामिट्स भी सही है। आई बीट भी सही है, मैंने तुमको पीटा, सॉरी मैंने पीटा। अब किसको पीटा, कहाँ पीटा, बात की चीज़ है, बताओ फिर। इसको कॉम्प्लीमेंट है ना, इससे पहले इसको टू रखते हैं। देखो इसका सीधा साधा मतलब होता है, ये जो तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट है ना, ये कॉम्प्लीमेंट, जैसे तुम ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या किसको का रिप्लाई लेते हो, तो वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट पहचानने का भी अपना 4 तरीका होता है। जैसे ऑब्जेक्ट पहचानने का क्या किसको हो गया, अब उसी में तुम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बांट देते हो, ठीक है। उसी तरीके से इस कॉम्प्लीमेंट पहचानने का भी अपना 4 तरीका होता है। और जनरली इस बात का ध्यान रखें, मैं जनरली कह रहा हूँ, 90% 10% में दोनों चीज़ें ठीक होती है, 90% तुम्हें थ्योरी काम करती है कि कॉम्प्लीमेंट जो तुम पहचानते हो तो तुमसे जो रिप्लाई लेता है वो लेता है व्हेन का, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है। वेयर का, व्हेन का एंड हाउ का। व्हेन वेयर ऊपर वाला भी ध्यान है, सॉरी वाई, कब कहाँ कैसे क्यों, ठीक है। जो इन 4 का रिप्लाई लेगा ना वो तुम्हारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। और जनरली इनके साथ प्रीपोजिशन आता है। जनरली गो का मतलब क्या होता है, कहाँ जाना, तुमसे किसका रिप्लाई लिया है, वेयर का। अगर ये व्हाट या होम का रिप्लाई लेता है ना तो तुम्हें उसके साथ प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट्स का मतलब क्या होता है, इट्स का मतलब खाना। अब तुमसे किसका रिप्लाई ले रही है, क्या खाना, आम खाना। बीट का मतलब क्या होता है, किसको पीटते हो, किसको पीट रहे हो, तो फिर तुमसे वो किसका रिप्लाई लिया, होम का। तो जनरली जो व्हाट या होम का रिप्लाई लेगा वो तुम्हारा किसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाता है। और जो इन 4 का रिप्लाई लेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। जनरली ऑब्जेक्ट आएगा, उसको कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि तुम्हारा सेंटेंस अधूरा ना रहे, ठीक है, सेंटेंस अधूरा ना रहे। मैंने तुम्हें बोला था ना कि जनरली वर्ब जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब वगैरह, उसको कि तुम वर्ब पे ख़त्म नहीं कर सकते हो, तो उसको इनकम्प्लीट सेंटेंस बोला जाता है। और उसको सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए तुम्हें कॉम्प्लीमेंट लगानी पड़ती है। इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ता है, ठीक है यहाँ तक। चलो अब देखो थोड़ा सा हम लोग वॉइस के सेक्शन में है तो 2-3 बातें और यहाँ से समझ लो। सबसे पहले कि 2-4 क्वेश्चन कर लो, फिर वापस जितना बेसिक थ्योरी है ना वो पढ़ा देंगे, ठीक है। और मैंने कई बार बताया कि सबसे पहले तुम क्वेश्चन बनाना सीख लो, बाकी की थ्योरी तो पढ़ने के लिए है ही, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बनाने का अपना तरीका क्या है, 2-4 चीज़ें शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है, चीज़ें तुम्हारी वहीं से बन जाएगी। अब ध्यान से समझो। देखो पहला चीज़ कि अगर तुम्हारा सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट, उस वर्ब का सब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट दोनों अवेलेबल है तो वर्ब तुम्हारा किस में होगा, एक्टिव में। मतलब ये सेंटेंस तुम्हारा किस में होगा, एक्टिव। दूसरा पॉइंट समझना कि अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में से, ठीक है, अगर कोई भी अगर एक गायब है तो वर्ब तुम्हारा किस फॉर्मेट में होगा, पैसिव होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ध्यान से समझना। अगला पॉइंट है कि मान लो कि सेंटेंस में तुम्हारे पास अगर बाई लगा हुआ है या सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्लस यहाँ जो प्रीपोजिशन लगा रहता है तो मैं प्रीपोजिशन भी लिख दे रहा हूँ और साथ ही साथ बाई लिख दे रहा हूँ। अगर ये बाई लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अगर वर्ब के बाद अगर बाई लगा हुआ है तो ये वर्ब तुम्हारा किस फॉर्मेट में होगा, पैसिव में। किस में होगा, पैसिव में। ये बात क्लियर है कि अगर तुम्हारे सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब और उसके बगल में अगर यहाँ पे बाई लगा हुआ है, ठीक है, देखेंगे उसको भी, ठीक है, प्रीपोजिशन ये अगर लगा हुआ है तो जनरली बाई पे मैंने फोकस कर दिया है थोड़ा सा कि बाई हो तो तुम्हें वर्ब जो है वो पैसिव में लगानी ही लगानी है, ठीक है। और इसके बगल में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये वर्ब तुम्हारा किस फॉर्मेट में होगा, पैसिव में होगा, ठीक है यहाँ तक। अगला चीज़ है कि अगर तुम्हारा कुछ भी फॉर्म, चौथा
कि अगर तुम्हारे पास वर्ब है और अगर वो पैसिव फॉर्म में है तो सबके अंत में भीतरी होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि वर्ब हमारा पैसिव में है, ठीक है, तो वर्ब अगर पैसिव में तो इसके अंत में क्या लगा रहना चाहिए, भीतरी लगाना चाहिए। और ये स्ट्रक्चर तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट स्ट्रक्चर से ही बन जाएगा, बस तुम्हें थोड़ा सा देखना है। ठीक है, अब जो तुम्हारी एकदम बेसिक्स वाली क्लास पे आ जाओ, जहाँ से तुम्हें पार्सिंग स्टार्ट करा था, जहाँ से तुम्हें बेसिक अंग्रेजी सिखाया था कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, वर्ड कैसे बनाते हैं, लेटर को इकट्ठा करके, फिर एसवीओ का फॉर्म बताया था। मोहित इधर देखो, ठीक है, कि वर्ब को कैसे पहचानोगे, सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे। ठीक है, ये सारी बातें तुम लोग को बताया था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वही बेसिक्स चीज़ समझ के तुम सारे अंडरस्टैंडिंग को ठीक कर सकते हो, पूरे ग्रामर को। ठीक है, और वॉइस का या वर्ब टॉपिक मतलब जो वॉइस है उसमें तो वर्ब को ही तुम चेंज करते हो। ध्यान से समझना, जो तुम्हारा वॉइस का टॉपिक है उसको तो उसमें तुम किसको चेंज करते हो, वर्ब को ही चेंज करते हो। या तो तुम्हें एक्टिव करनी है या तो पैसिव करनी है। अगर तुम वॉइस के बारे में अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अगर नॉलेज नहीं है या तुम्हें अगर नहीं पता है तो तुम्हारा मैक्सिमम टॉपिक ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि अगर तुम वॉइस पढ़ रहे हो तो वहाँ पे थोड़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक होनी चाहिए कायदे से। ठीक है, अब उसका सीधा साधा मतलब ये होता है, ध्यान से समझना, कि मान लो कि तुम वॉइस पढ़ रहे हो तो वॉइस में तुम चेंज किसको कर रहे हो, वर्ब को। यही चेंज कर रहे हो ना कि वर्ब किस सिचुएशन में एक्टिव में आएगा और वर्ब किस सिचुएशन में पैसिव में आएगा, ये चीज़ चेंज कर रहे हो। तुम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा था, किसको चेंज कर रहा था, वर्ब को ही चेंज कर रहे थे, सिंगुलर और प्लूरल कर रहे थे। तुम वर्ब के टॉपिक में पढ़ोगे, किसको चेंज करोगे, वर्ब को ही चेंज करोगे। तुम टेंस टॉपिक पढ़ते हो, टेंस में किसको चेंज करते हो, इसमें भी तुम वर्ब को ही चेंज करते हो। एक तुम्हारा और टॉपिक है क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में किसको चेंज करोगे, वर्ब को ही ठीक ठाक करना होता है। उसी तरीके से इसी चैप्टर में तुम पढ़ोगे एडवांस वर्ब में, ठीक है, जिसमें कि तुम्हें नॉन वर्ब का सेक्शन चेंज करना होता है। अब नॉन वर्ब का सेक्शन क्या चेंज करना होता है कि अगर मान लो कि तुम्हारा वर्ब का चौथा फॉर्म है तो उसे हम वर्ब के चौथा फॉर्म का पैसिव कब बनाएंगे, मान लो जिसको कि तुम इन्फिनेटिव कहते हो, तो उसमें भी किसको चेंज करोगे, वर्ब को ही चेंज करोगे। पार्टिसिपल है उसमें भी तुम चेंज करोगे। ठीक है, तो कायदे से अगर तुम्हारा वर्ब या वॉइस जिसको तुम कह सकते हो, अगर वो टॉपिक अगर तुम्हारा ठीक नहीं है तो बाकी तुम समझो कि तुम्हारा आधा ग्रामर ख़राब है, आधा क्या तुम्हारा पूरा ग्रामर गुल है। तो इसलिए हमें बोला जाता है कि तुम्हें वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो वर्ब एक्टिव में लिखा हो चाहे वो वर्ब पैसिव में लिखा हो। ठीक है, और इसीलिए वॉइस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी होता है, वो भी एरर डिटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा वाला नहीं कि तुम चेंज कर रहे हो, वो तो तुम्हें पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इधर का ऑब्जेक्ट उधर का सब्जेक्ट बना दो, इधर का सब्जेक्ट उधर का ऑब्जेक्ट बना दोगे, और ये भी तुम्हारा काम नहीं आएगा। तुम देखना एसएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करके, सब्जेक्ट उलट फेर करके देखना, तुमसे नहीं बनेगा। और राम इट्स अ मैंगो तुम्हें क्वेश्चन में पूछता नहीं है, तो तुम देखोगे बना दोगे। बात समझ आ गई यहाँ तक। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ अभी, जो थोड़ा बहुत बनाने का तरीका बताएं, इस पे 2-4 क्वेश्चंस को देखो। अभी बेसिक से बहुत बचा हुआ है, ठीक है, वॉइस का, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। पहले मैंने बता रखा है कि पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तब जाके थ्योरी तो पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, और हाँ, पुरानी वाली चीज़ें एकदम याद रखना। सबसे पहले कंजंक्शन ढूंढनी है, वर्ब ढूंढनी है, ऑब्जेक्ट ढूंढनी है, ये सारी बातें याद रखना। ठीक है, और हाँ, एक बात और समझना कि तुम्हारा अब वो लेवल नहीं रहा कि तुम्हारा वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब के पहले और ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद रहेगा। ठीक है, हो सकता है कई बार ऑब्जेक्ट तुम्हें सेंटेंस के स्टार्ट में दे दे, वर्ब कहीं और दे दे, सब्जेक्ट कहीं और दे दे। ठीक है, तो बस तुम्हें थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे चीज़ों को समझना। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है, Any step that the मैं एक बार center पढ़ के बता takes देता हूँ। to establish peace and harmony in एनी स्टेप दैट द सेंटर टेक्स टू एस्टेब्लिश पीस एंड हारमनी इन द कंट्री विल बी अप्रिसिएट, ये लिखा हुआ। सबसे पहले तुम लोग अपना अपना कॉपी बंद कर दो, ठीक है, इधर उधर मत पलटाओ, बता रहे हैं भी, कोई पूछ तो रहे नहीं। सबसे पहले तुम्हें सेंटेंस में क्या देखनी है, verb देखना है। वो सबसे पहले कंजंक्शन। That सबसे पहले क्या देखोगे, कंजंक्शन। अब तुम्हें कंजंक्शन क्या दिख रहा है इसमें, दैट। अगर एक कंजंक्शन दिखा तो तुम्हें थ्योरी याद है कि अगर तुम्हारे सेंटेंस में एक कंजंक्शन है तो वर्ब कितना हो जाएगा, ये बात सबको पता है। अब एक दैट कंजंक्शन देखा तो दो वर्ब होना चाहिए, अब दोनों वर्ब बता दो। takes एक तुम्हारा क्या हो गया, टेक्स हो गया, अगला वर्ब बताओ, विल बी एप्रिसिएट, वही है ना। अब अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यही है। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर याद है तो क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा सीधे स्ट्रक्चर से है। बाकी बातें भी अभी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जो है तुम्हारा सीधे स्ट्रक्चर से बेस्ड। कैसे, तुम्हारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव क्या होता है, शैल या विल प्लस V1, ये है ना। ये किसका स्ट्रक्चर हो, फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव का। अब इसका अगर तुम पैसिव बनाओगे तो मान लो कि क्या बनेगा, शैल या विल प्लस B प्लस V3, यही ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे विल लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, B। अब इसके बगल में क्या होगा, V3, तो तुम्हारा जो नया वर्ब का फॉर्म बनेगा वो तुम्हारा क्या बनेगा, विल बी एप्रिसिएटेड। ये तुम्हारे डायरेक्ट स्ट्रक्चर से आंसर हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब बताओ कि पहला वर्ब एक्टिव या पैसिव, एक और वर्ब है ना टेक्स, एक्टिव या पैसिव, ऊपर वाला सर, हाँ। ऊपर वाला सर अब हिले हुए इंसान वर्ब का पांचवा फॉर्म है V1 या V5, तो एक्टिव है ना। और हमेशा बताया कि जब भी V3 का फॉर्म अगर अंत में लगा रहे तो वो पैसिव में होता है, एक्टिव में। अब एक्टिव में तो मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर क्या बताया कि अगर तुम्हारा वर्ब एक्टिव होगा तो उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अवेलेबल होगा, बोला है ना, कि उसका सब्जेक्ट भी अवेलेबल होगा और ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल होगा। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, लेना। ये बात क्लियर, एकदम बेसिक्स पे, जहाँ से तुम बेसिक्स पढ़ा था बस उसी को थोड़ा सा कंसीडर करो। कौन लेता है, सेंटर। तुमसे किसका रिप्लाई लिया, कौन का, टेक्स्ट का मतलब लेना। कौन लेता है, सेंटर। क्या लेता है, पूरा सेंटेंस पढ़ो, एनी स्टेप दैट द सेंटर टेक्स। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस सेंटेंस का, इस पूरे सेंटेंस का एक पार्ट तुम्हारा ये निकल के आ जाएगा, द सेंटर टेक्स एनी स्टेप। देखो एक सेंटेंस तुम्हारा ये निकल के आ गया, इसमें से निकल के आ गया ना। अब बताओ काम क्या चल रहा है, लेने का। कौन ले रहा है, ये किस चीज़ का काम कर रहा है, क्या ले रहा है, एनी की क्या है, इसका नाउन बताओ। तो वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, तो एनी स्टेप किस चीज़ का काम करेगा। तो एक बात क्लियर हो गया कि ये जो एनी स्टेप है ये किस चीज़ का काम कर रहा है, क्लियर हो गया। अब देखो एनी स्टेप दैट द सेंटर, सेंटर किस चीज़ का काम कर रहा है, टेक्स्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो जो वर्ब तुम्हारा एक्टिव में है उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम आगे आ जाओ, टू एस्टैब्लिश, ये अपने आप में किस चीज़ का काम करता है, नॉन वर्ब, ठीक है। और एस्टैब्लिश का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करना। अब बताओ कि एस्टैब्लिश किसको किया जा रहा है, अब गधे, पीस एंड हारमोनी। एस्टैब्लिश किसको किया जा रहा है, पीस एंड हारमोनी को। तो ध्यान से समझो, टू एस्टैब्लिश का मतलब एस्टैब्लिश करना, तो एस्टैब्लिश किसको किया जाएगा, पीस एंड हारमोनी को, एंड से जुड़ा हुआ है। और अभी बताया था कि नॉन वर्ब के बगल में नाउन या प्रोनाउन आएगा तो भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये अगर ऑब्जेक्ट हुआ टू एस्टैब्लिश का, तो ये नाउन और ये नाउन, दोनों नाउन किस चीज़ का काम करेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है। पीस एंड हारमोनी का मतलब होता है शांति और समृद्धि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो क्या लगा हुआ है, इन क्या अपने आप में प्रीपोजिशन, द क्या है, दोनों का नाउन बताओ, नाउन के साथ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये जो वर्ब है तुम्हारे पास विल बी एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड का मतलब होता है प्रशंसा करने योग्य या प्रशंसा करना, अगर तुम इस वर्ब को ठीक से देखोगे। अब बताओ विल बी एप्रिसिएटेड वर्ब तुम्हारा एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव है ना। और पैसिव में मैंने तुम्हें क्या बोला था कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक गायब होगा, यही बोला था। अब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक गायब होगा तो सिंपल सी बात बताओ कि प्रशंसा करने योग्य है। प्रशंसा किसका किया जाएगा या किसको किया जाएगा? अबे ठीक से देखो पूरे सेंटेंस को पढ़ के, मैंने बोला था अंडरस्टैंडिंग यहीं से ठीक करनी है। स्टेप कौन ले रहा है? तो जो स्टेप ले रहा है तो प्रशंसा तो तुम इसी का करोगे। कौन करेगा प्रशंसा ये बताओ? अबे कंट्री कैसे प्रशंसा करेगा? सेंटेंस में है ही नहीं। वो तो सेंटर जो कोई स्टेप ले रहा है वो तो शांति और समृद्धि को एस्टेब्लिश करने के लिए, जो कि क्या है? प्रशंसनीय योग्य है, ऐसा ही लिखा गया ना। तो जब प्रशंसनीय योग्य है तो प्रशंसा किसका किया जाएगा? सेंटर का। कौन करेगा? नहीं है ना। अब तुम यहाँ पे पीपल इन द कंट्री तो है नहीं कि चलो कंट्री के लोग, ये इनके साथ लगा हुआ प्रीपोजिशन, तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट में से कोई तो एक गायब है। अब ध्यान से समझो, तुम लोगों ने बोला था कि हमेशा ऑब्जेक्ट ही गायब रहेगा। प्रशंसा किसका किया जाएगा? कंट्री का कि सेंटर का? सेंटर का। तो जो तुमसे हूँ का रिप्लाई लेगा या किसको का रिप्लाई लेगा वो ऑब्जेक्ट होगा कि सब्जेक्ट होगा? किसको का रिप्लाई लेने वाला व्हाट या होम का, वो तो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसका तो ऑब्जेक्ट है। अब प्रशंसा कौन करेगा? जो तुमसे हु का रिप्लाई लेगा। क्या तुम्हारे सेंटेंस में है? इसका मतलब इसमें सेंटेंस में से सब्जेक्ट गायब है कि ऑब्जेक्ट गायब? सब्जेक्ट। बात समझ आई अब कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक गायब होगा तो वर्ब तुम्हारा किस में होगा? पैसिव में होगा। बात क्लियर है? और जब तुम लोग को स्ट्रक्चर बताया था तो एक बात और शायद तुम लोग को बता दिया था, शायद याद हो तुम लोग को, कि ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव नहीं बनाते हैं। बताया था ये बात? बताया था ना। पैसिव किसका बनाते हैं? मेन वर्ब का। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव नहीं बनाते, ये भी बात याद रखना। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। कोई डाउट हो मेरे से पूछ लेना। इसका ऑब्जेक्ट कौन विल बी एप्रिशिएटेड? ऑब्जेक्ट तो होगा कंट्री। हाँ, ये दिक्कत आ रही है क्या कि एक सेंटेंस में किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? नहीं, लेकिन ये सर खोज रहा, मतलब कहने का वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बता दिया था कि जो तुम्हारे बच्चे नहीं रहे। हाँ बोले, ये तो इसका ऑब्जेक्ट है ना, प्रीपोजिशन का ना। कौन? कंट्री। हाँ कंट्री नहीं, सेंटर बोला है ना। प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसा किसका करोगे? सेंटर का। तो सेंटर तो किसी का ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटर तो सब्जेक्ट है टेक्स्ट का। देखो एक बात, ऐसा बोला जाता है कि किसी सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अगर तुम दो सेंटेंस बना दो, ठीक है, तो हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सेंटेंस सब्जेक्ट का काम कर रहा है, फिर ऑब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट का भी, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, दैट एक कंजंक्शन लगा हुआ है, तो तुम्हारे पास सेंटेंस एक नहीं है, सेंटेंस तुम्हारे पास कितने हैं? दो है। बात समझे? एक ऐसे सेंटेंस लिख के बता देता हूँ। ये दिख रहा है नीचे यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? द हाउस दैट आई बाउट इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, अब समझना, एक जो मैंने कई बार बोला है ना तुम लोग को कि जो जितनी थ्योरी तुम लोग पढ़े हो ना, ऑलमोस्ट 75% थ्योरी कट जाती है किसी न किसी बेस पे। तो एक थ्योरी मैंने भी तुम्हें पढ़ाया है, कि वो थ्योरी पढ़ाया नहीं है, मैंने तुम्हें छोटा छोटा सेंटेंस में बताया था कि अगर कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, कंजंक्शन लगा दो तो फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी बन सकता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
हाँ, उसके साथ तुम ध्यान रखना कि तुम रिलेटिव प्रोनाउन बस हु विच दैट लगाओ जनरली, तो फिर हो सकता है। इसमें देखो तो कोई कंजंक्शन है, दैट कंजंक्शन है, दैट कंजंक्शन है तो वर्ब कितना होना चाहिए? दोनों वर्ब बता दो। एक बाउट एक इज। ध्यान से समझना, एक बाउट है और एक इज है। अगर इज को तन्ने बाउट के पहले अगर लगा दिया ना तो दिक्कत है, तब तुम्हें लगेगा कि इज बाउट एक साथ है भर पैसिव में, इसलिए उस इज को आगे रखा जाता है। अब ध्यान से समझना, बाउट का मतलब खरीदना। कौन खरीदा, आई क्या खरीदा, हाउस घर। तो ये सब्जेक्ट हो गया। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? हाउस से। उस वाले सेंटेंस को यहाँ से रिलेट कर सकते हो। यस अब बताओ, इज का मतलब है। कौन है, घर। क्या है, घर है सर। बहुत एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। अगर तुम दो सेंटेंस यहाँ से निकालोगे तो द हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव, एंड दूसरा सेंटेंस निकलेगा आई बाउट द हाउस, राइट। इसका मतलब इज का जो सब्जेक्ट है द हाउस, वो उस बाउट का क्या है? ऑब्जेक्ट। या ऐसे कह सकते हो कि जिस बाउट का जो ऑब्जेक्ट है दी हाउस, वो उस इज का क्या है? सब्जेक्ट। बात समझ आई? तो तुम अगर हुई दैट लगा दो तो फिर कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हो। हाँ, बस तुम्हें थोड़ा सा छीछा लेदर आना चाहिए, या थोड़ी बहुत ग्रामर तुम्हें ठीक ठाक आना चाहिए, तो तुम कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी आफत नहीं, ठीक है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। The The policemen who were on duty in this area were discovered drug addicts. ये ड्रग तो नहीं लग रहा, ये सब लग रहा है DRUG। अब ठीक है। ड्रग एडिक्ट्स। सबसे पहले सेंटेंस थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, कंजंक्शन बताओ। कंजंक्शन, एक कंजंक्शन है, वर्ब कितना होना चाहिए? दोनों वर्ब बता दो। एक वेयर है, यस सर। इसका सब्जेक्ट बताओ। द पुलिसमैन। पुलिसमैन ना, यस सर। और ये वर्ब तुम्हारा प्लूरल या सिंगुलर? प्लूरल। सब्जेक्ट भी तुम्हारा प्लूरल या सिंगुलर? प्लूरल। पुलिस मैन है, ध्यान से देखो, MEN मैन। मारेंगे थप्पड़ अभी कि वेयर है ना, तो ये भी प्लूरल वो भी प्लूरल, तो अपनी जगह ठीक है। हाँ, मैन होता तो सिंगुलर होता, ठीक है। ऑन क्या है? इसका नाउन बताओ, नाउन के साथ इन क्या है? दिस क्या है? डिटरमाइनर मान लो, या इसकी ये नाउन या ऑब्जेक्ट, इसको डिटरमाइनर ही मानो, उस दिन भी बोला था ना। अब बताओ, वेयर डिस्कवर्ड क्या है अपने आप में, और ड्रग एडिक्ट्स वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? बिना किसी प्रीपोजिशन का है। इसका मतलब है इस वर्ब का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट बताओ, या वो छोड़ो, पहले दोनों वर्ब देख लो। वेयर है ना, तो वेयर तो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके पैसिव एक्टिव से हमें कोई बहस नहीं है, इसका तो बनाना ही नहीं है पैसिव। अब बताओ, यहाँ पे इस वर्ब के थ्रू काम क्या चल रहा है? खोजने का। कौन खोज रहा है? किसको खोज रहा है? नशेरी को। और अगर तुम अपने पैसिव वाले हिसाब किताब पे आओगे कि भर पैसिव लगा देते, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट काम को करता है, या ऑब्जेक्ट काम को करना छोड़ो। मैंने तुम्हें क्या बोला था, अगर तुम भर पैसिव में लगाते हो तो सब्जेक्ट पे काम का असर पड़ता है, और अगर एक्टिव में है तो काम सब्जेक्ट करता है। अगर तुम इसको एक्टिव में लिखोगे द पुलिसमैन डिस्कवर्ड, इसका मतलब है पुलिस वाले खोजा। और द पुलिसमैन वेर डिस्कवर्ड, इसका क्या मतलब हुआ? पुलिस वाले को खोजा गया। नहीं, दोबारा छोड़ दो तुम, अब वो SVO के फॉर्मेट को थोड़ा देर स्किप कर लो, स्किप नहीं परमानेंट कर लो। द पुलिसमैन डिस्कवर्ड का क्या मतलब हो गया? पुलिस वाले ने खोजा। और द पुलिसमैन वेर डिस्कवर्ड का मतलब क्या हो गया? पुलिस वाले को खोजा गया। अब बताओ, पुलिस वाले खोजेगा कि पुलिस वाले को खोजा जाएगा? और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और अगर वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर दोनों दिया रहे तो वर्ब एक्टिव या पैसिव? एक्टिव बनाने के लिए क्या करोगे? वाच या वर प्लस V3 को हटाओगे तो सीधे V2 बच जाएगा। बात समझ आ गई यहाँ तक? तो कुल मिला के वॉइस बनाने का और अंडरस्टैंडिंग बनाने का यही तरीका है, बिना किसी थ्योरी को पढ़े हुए। और इसके थ्योरी को देखोगे तो अनाप शनाप थ्योरी है। अनाप शनाप थ्योरी क्या है? तुम्हें थ्योरी ऐसे पढ़ाई जाएगी कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके दो ऑब्जेक्ट होते हैं,
अब बताओ कि तुम्हें कैसे पता चलेगा किसके कौन सा ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट है भी तो हम क्या करें। ठीक है, जो तुम्हारा क्वेश्चन बनाना है एग्जामिनेशन में, एसएससी बैंक या जिसकी किसी भी तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, सिर्फ तुम वर्ब के फॉर्म को देखो, नीचे फॉर्म देखो, ठीक है, एक्टिव में चेंज करना है कि पैसिव में चेंज करना है वो देख लो, वर्ब को टेक ऑफ करो, बाकी की कहानी जितना उसके साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन दिया गया सबको स्किप कर लो। कोई एक लाइन तुम्हें मिल जाएगा जिसमें कि तुम्हारा उसी वर्ब का पैसिव का फॉर्म होगा, बशर्ते तुम्हें याद होना चाहिए 12 का 24। अब ये नहीं कि जो पैसिव जो तुम्हारे दिमाग में बैठा गया है कि पैसिव हम 8 का बनाते हैं, वो नहीं, 12 एक्टिव का मतलब 12 पैसिव भी। बात समझ आ गई यहाँ तक? चलो इसको पहले तुम लोग नोट कर लो, बाकी बातें फिर करते हैं। फ्यूचर का बोले थे जो नहीं कि आप 2 ही पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाएंगे नहीं, फ्यूचर का मतलब फ्यूचर को तुम फ्यूचर क्यों मान रहे हो, उसको तुम मॉडल क्यों नहीं मान लेते? मॉडल तो है ना। अब मान लो कि मॉडल है और फ्यूचर है, तो सेल विल वहाँ भी पढ़ते हो, सेल विल यहाँ भी पढ़ते हो, बता सकते हो कहाँ पे मॉडल है कहाँ पे फ्यूचर है? एकदम क्लियर नहीं।